और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत ने चीनी साजिशों की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कस ली है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को चीनी सैनिकों से दो हाथ करने के लिए तैयार किया जा रहा है। पंचकुला के आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों के लड़ने के दाव पेच सिखाए जा रहे हैं। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद आईटीबीपी के जवान चीनी सैनिकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं देश के जाबाज। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं आईटीबीपी के जवान। अब गलवान में गोली नहीं, हाथों से होगा प्रहार। एक एक पंच से चीन के सैनिक होंगे ध्वस्त। हरियाणा के पंचकूला में चीनी सेना से निपटने के लिए एक खास ट्रेनिंग अभियान चलाया जा रहा है। आईटीबीपी अपने जवानों को अनआर्म्ड क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग ऐसी है कि बिना हथियारों के भी हमारे जवान चीनी सैनिकों को अपने फौलादी मुक्के या किक से चित कर सकें। यहाँ पर एक भारतीय सैनिक है और उसको सीमा पर जब चारों तरफ से चीनी सैनिक हथियारों के साथ घेर लेते हैं तो वो किस तरीके से उनको जवाब देता है, ये ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारतीय सैनिक जो कि बिल्कुल निहत्था है और चीनी सैनिक जिनके हाथों में चाकू हैं बड़े बड़े, वो उस पर हमला करते हैं और भारतीय सैनिक बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों को हथियार के रूप में तब्दील करते हुए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता है, इस तरह की ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों को अब दी जा रही है। अब अगर चीन गलवान, डोकलाम या तवांग जैसी किसी भी दुस्साहस को दोहराने की हिमाकत करता है, अब अगर चीनी सैनिक लाठी डंडों से लैस होकर या बेसबॉल के बैट के ऊपर कटीले तार लगाकर हमारे जवानों को उकसाते हैं, हमला करते हैं या फिर भारतीय जमीन पर कब्जा करने के इरादे से हमारी सीमा में दाखिल होते हैं, तो आईटीबीपी के जवान चीनी सैनिकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, गलवान घाटी हो या फिर चाइना से लगता हुआ कहीं का भी बॉर्डर हो, जिस तरीके से चाइनीज सैनिक लगातार आक्रामक होते हैं, भारतीय सैनिकों को उकसाते हैं और उन पर हमला करते हैं, ऐसी स्थिति में उनको बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, वो यहां पर ट्रेनिंग जो है आईटीबीपी के जवानों को दी जा रही है। चीनी सैनिकों से भिड़ंत लद्दाख में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में, -डिग्री तापमान में हो या तपती रेत में, आईटीबीपी अपने जवानों को हर परिस्थिति में हर तरह की चुनौती से निपटने की कड़ी ट्रेनिंग दे रही है। दुश्मन को मात देने के लिए जवानों को बिना हथियार भी युद्ध की हर कला में पारंगत किया जा रहा है। तापमान चाहे -डिग्री हो या 0 डिग्री हो, चीन सीमा पर भारतीय सैनिक आने वाले समय में चीनी सैनिकों का बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसके लिए खास तौर पर अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग यहां पर शुरू की गई है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री तापमान में भी किस तरीके से यहां पर ये जवान अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और खासकर इनका फोकस इस बात पर रहेगा कि अगर चीनी सैनिकों का सामना करना पड़े, हथियार ना उठाना पड़े और निहत्थे ही किस तरीके से जवाब देना है, वो कला भारतीय सैनिक सीख रहे हैं। हमारे साथ कोच हैं। सर, किस तरह की ट्रेनिंग आप इनको दे रहे हैं? हम इनको हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिना हथियार के लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। चाइना बॉर्डर पर लगातार जैसे हो रहा है कि चाइनीज सैनिक आते हैं, उकसाते हैं, झगड़ा करते हैं, रॉड लेकर आते हैं, डंडे भी लेकर आते हैं, तो ऐसे हालात में ये सैनिक किस तरीके से मुकाबला करेंगे? इनको इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये हर तरीके से लड़ने में सक्षम है उनके साथ। तो खासकर कलाइयों पे फोकस किया जा रहा है, कलाइयों और इसके किकिंग के ऊपर।
किकिंग और कलाई। जी जी। तो ये एक ट्रेनिंग है, इसके अलावा भी कहीं गर्म रेत में, मिट्टी में उस तरीके से हाथों का इस्तेमाल? जी, इसका रेत और पानी में दोनों जगह मजबूत किया जाता है इनको, रेते में और पानी में। चाहे गर्म रेत हो या फिर बर्फ जैसा ठंडा पानी, हर हालात में इन कलाइयों को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है आप देख सकते हैं। भारतीय सैनिकों के लिए एक खास तैयारी यहां पर हो रही है। आईटीबीपी ने पिछले 2 साल में करीब 3500 जवानों को इसी तरह ट्रेन किया है। अब ये सभी जवान एलएसी पर तैनात हैं। चाकू, लाठी डंडों और कटीले तार लगे बेसबॉल बैट से लैस होकर आए दुश्मन का सामना करने के लिए 16 हफ्ते की स्पेशल अनआर्म्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बिना गोली खाए जापानीज और इजरायली टेक्निक से जूडो, कराटे, कुंग-फू और दूसरी कई तरह की शारीरिक तकनीक सिखाई जा रही है। खास तौर पर 35 साल तक के युवा जवानों को चीनी सीमा पर पीएलए के सैनिकों के साथ होने वाली झड़प की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो हमने हर एक मार्शल आर्ट से कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि जवान जो है उसको इजीली तरीके से सीख सकें और अपना डिफेंस कर सके। तो जिसमें जैसे जूडो से लिए हमने, कराटे से लिए है और भी जितनी मार्शल आर्ट्स है उसमें स्टेप करके हमने एक मॉड्यूल बनाया है 10-15 स्टेप्स का, ताकि जवान जो है अपने वेपन के साथ में, अपनी पूरी क्लोथिंग और एम्यूनिशन के साथ में, अपने हथियार के साथ में कैसे एक जवान का बगैर हथियार को इस्तेमाल किए हुए कैसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, वो हम सिखलाई इसमें दे रहे हैं। पंचकुला के आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को आने वाले दिनों में भारत चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। आईटीबीपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जवान इस तरह की मार्शल आर्ट और अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग में ट्रेंड हो। यानी चीन अब अगर गलवान या तवांग जैसी हरकतों को दोहराने की हिमाकत करता है तो आईटीबीपी के योद्धा उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। तब से लेकर अब तक आईटीबीपी ने हर मुश्किल मोर्चे पे अपने संकल्प, निष्ठा और पराक्रम को साबित किया है। लद्दाख की कठिनतम परिस्थितियों में चीन की चालबाजी को ध्वस्त कर सरहद को महफूज रखने की चुनौती हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के अलग माहौल में सरहद की सुरक्षा, आईटीबीपी ने हर मोर्चे पे खुद को साबित किया है। आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद आईटीबीपी के जवानों की तारीफ में गृहमंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर को जो कुछ कहा वो महज उनकी हौसला अफजाई नहीं, 135 करोड़ भारतीयों का उन पर भरोसा है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा की मिसाल है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के रणबांकुरे। आसमान से भी ऊंचे हैं इनके हौसले, चट्टान से भी मजबूत हैं इनके फौलादी इरादे। -40 डिग्री के तापमान में देश की सुरक्षा में मुस्तैद आईटीबीपी के जाबाजों का ये वो जज्बा है जो उन्हें हिमवीर बनाता है। ये जोश उस जिद का है जिसने चीन की अकड़ को जवाब दिया है। चाहे इलाका कितना भी कठिन हो, परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, मौसम कितना भी कठिन हो, चाहे सामना कितने भी शक्तिशाली दुश्मन से हो, आईटीबीपी के जवानों का जोश हमेशा हाई रहता है। 1962 में अस्तित्व में आने के बाद से ही हिंदुस्तान की सतत प्रहरी है आईटीबीपी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर लंबी सरहद पर हर वक्त चौकस रहते हैं। इस बर्फीली वादी में हर पल चौकन्ने रहते हैं हिंदुस्तान के हिमवीर। शुरुआत में आईटीबीपी के पास लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल से लगती चीन सीमा का जिम्मा था, लेकिन करगिल युद्ध के बाद से इसकी भूमिका और अहम हो गई है। 2004 से
सिक्किम और अरुणाचल से लगती सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा भी आईटीबीपी को दे दिया गया। सीमा पर दुश्मन कब कहां मूवमेंट कर दे इसका कोई अंदाजा नहीं रहता, जिस वजह से आईटीबीपी के जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 24 घंटे और 365 दिन खुद को तैयार रखते हैं। भारत चीन सीमा पर लगातार चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के विवाद होते रहते हैं। चीनी सैनिक अक्सर भारत की सीमा में घुसते रहते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि भारतीय सैनिकों को उकसाया जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने भी अब आने वाले समय में अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और चीनी सैनिकों को बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है, हर तरह की ट्रेनिंग यहां पर हो रही है। अंग्रेजी भाषा में अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग इसे बोलते हैं, यानी कि बिना किसी हथियार उठाए सैनिकों को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते ऐसे हैं जिनके तहत भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के ऊपर हथियार नहीं उठा सकते हैं और ये नियम चीनी सैनिकों पर भी लागू होते हैं। लेकिन चीनी सैनिक अक्सर हथियारों के तौर पर डंडे, रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक डंडों और रॉड्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बिना हथियार उठाए ही उनको किस तरीके से जवाब देंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आईटीबीपी के जवानों को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। सरहद पर जब संकट आया, आईटीबीपी के जवानों ने अपना दम दिखाया। देश में जब आपदा आई, देवदूत बन आईटीबीपी ने देशवासियों को संकट से उबारा। आईटीबीपी के जवान करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग करते हैं। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। ऊपर से खून को जमा देने वाली सर्दी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर हालात को और भी मुश्किल बना देते हैं। लेकिन जवानों के बुलंद हौसलों के आगे ये विपरीत हालात भी हार मान लेते हैं। ये जवान ट्रेंड होते हैं कि बर्फीले मौसम को कैसे मात देनी है, कैसे ग्लेशियर को तोड़कर आगे बढ़ना है, कैसे पहाड़ों पर चढ़ना उतरना है और कैसे पहाड़ के किसी भी मिशन को अंजाम देना है। हथियारों के अलावा हैंड टू हैंड फाइट में भी आईटीबीपी जवानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट से लेकर युद्ध की हर कला में निपुण हैं आईटीबीपी के जवान और इसलिए इनके भरोसे महफूज है देश की सरहद। सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ देखिए एलएसी पर ड्रैगन की चाल को मात देने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो दूसरी तरफ राजधानी में कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल भी जारी है। कोहरे की घनी चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। इसके बावजूद गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट के पास जवान रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हिंद के जवानों का हुनर देखने को मिलेगा। ये सभी जवान कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते हुए देखे जाएंगे। बीते कई दिनों से सेना के बैंड और मार्चिंग दस्ते यहां पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उत्तर भारत समेत दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। हाल ये है कि दिल्ली में पारा लगातार लुढ़क रहा है। आज दिल्ली में सीजन की सबसे सर्द सुबह थी और दिल्ली में पारा आज सुबह 2.8 डिग्री तक लुढ़का था। आपके सामने दिल्ली की मौजूदा 3 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली का मौसम यहाँ के लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम इलाके इसी तरह ठंड से ठिठुर रहे हैं। आलम यह है कि सुबह कोहरे के साथ लोगों की आंख खुलती है। गाड़ी चलाने वालों के लिए मौसम किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पे भी असर हुआ है। देखिए लंच टाइम चल रहा है, तो लंच टाइम में बात सर्दी की सर्दी के साथ साथ जायके की बात कर लेते हैं। सर्दी के मौसम में भले ही तमाम डिशेस के ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हों, लेकिन जब मूंगफली, रेवड़ी और गचक की बात आती है तब इनका स्वाद ना लिया जाए तब ये लगता ही नहीं कि सर्दी आ गई है। अब इस कड़ाके की सर्दी में चाय लोगों के लिए टॉनिक का काम भी कर रही है। चलिए अलग अलग शहर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कहां कैसे चटकारों के साथ सर्दी के मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। अच्छा ये बताइए तिवारी जी कि यहाँ पर कौन से जो पराठे हैं वो मिल रहे हैं अभी?
आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुर्चन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मेथी का, चीज का, गुड़ का, हरी मिर्च का, हर किस्म का पराठा मिलता है यहाँ तो आपने ब्रेडलेस बता दिया हमें मेन्यू एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। ना कुछ शनिवार है ना रविवार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चांदनी चौक की गलियों से यहाँ पर स्वाद का जायका जो है वो ले सके। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कुछ कुछ ऐसे यहाँ के हम कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट्स है खाने के मामले में, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहाँ पर सबसे ज्यादा, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, इस तरह की भीड़ जो है वो हमेशा रहती है। और अब भी जहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो है, हम कह सकते हैं कि छोले भटूरे से लेकर जो मिठाइयां हैं वो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। क्योंकि ठंड के महीने में आप देखिए, दिल्ली जो है वो जाना भी इसीलिए जाता है। दिल्ली है फेमस चांदनी चौक के लिए और चांदनी चौक फेमस है यहाँ के मशहूर छोले भटूरों के लिए। तो यहाँ पर कंवरजी भागीरथमल की दुकान पर हमारी मौजूदगी है। भाई साहब, ये बताइए कि अभी ठंड का महीना है, ठंड का मौसम है, किस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है लगभग रोज? लोगों की भीड़ तो अच्छी खासी आ रही है। शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, विंडो शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, और आज नया साल का भी जो है टाइम, तो अच्छी भीड़ आ रही है लोगों की। कौन से अलग अलग तरह के समोसे हैं? जी, मटर के समोसे हैं, फ्रेश मटर के। इस सीजन में हम फ्रेश मटर के ही बनाते हैं, जब हरी मटर आती है। और आलू के समोसे हैं, मटर की कचौरी है। और नमकीन में क्या क्या है यहाँ पे? फेमस है वो दाल मोठ है, आलू का लच्छा है, काजू वाली दाल बीजी है, और ये मिठाई में इमरती, और हाँ जी, नमकीन में काजू वाली दाल बीजी है जी, जो 170 साल से पुरानी है, मतलब बहुत फेमस है, इसी के लिए हम जाने जाते हैं। पहले तो क्या खास बात है इसकी? इसका जो मसाले हैं, सारे गरम मसाले वगैरह हम अपने आप ही पीसते हैं, और अपने आप ही हमारी इसकी फॉर्मेशन है। अच्छा। और ये आलू का लच्छा है, इसमें 4 तरीके का लच्छा आता है, तेज मसाले का, हल्के मसाले का, मीडियम मसाले का, काली मिर्च का और नमक का। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के जरिए भोपाल के रहने वाले लोग, भोपाल के बाशिंदे फिलहाल अपनी इस ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भोपाल के 6 नंबर स्टॉप पे इस वक्त मौजूद है। 6 नंबर का ये वो बाजार है जहां पे चाय की दुकान पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दिन के किसी भी पहर में आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ पे आपको चाय के शौकीन जो है वो चाय की चुस्कियां लेते हुए दिख जाएंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो ठंड के दिनों में चाय की चुस्कियों के जरिए अपनी जो सर्दी है उसे दूर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चाय बहुत ज़रूरी है ठंड के लिए, एकदम शरीर में गर्माहट ला देती है चाय। और यहाँ 2 दिन 3 दिन से भी बहुत अच्छी ठंड पड़ रही भोपाल में, तो यहाँ तो चाय बहुत ज़रूरी है। मैं तो जैसा खरगोन से हूँ, तो यहाँ 1 तारीख को आया था 31st पे न्यू ईयर के लिए, तो यहाँ ठंड ने और मज़ा ला दिया उसमें। और ये चाय बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं यहाँ की। आप बताएं कौन सी चाय आप पी रहे हैं, अदरक वाली है या फिर नॉर्मल चाय? अदरक वाली चाय है। ये ठंड कितनी मुश्किल को बढ़ा रही है फिलहाल चाय की चुस्की से आप? आया था हजरतगंज और ठंड को देखते हुए ही मैं शर्मा चाय की दुकान पे आया। मैंने कहा कम से कम इस ठंड के मौसम में एक चाय का मजा तो लिया जाए, बस इस वजह से यहाँ थोड़ा उससे एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी तो मिलती है। बिल्कुल, यहाँ हम देख रहे हैं फेमस है और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। चाय भी फेमस है और इस बहाने यहाँ लोग चाय भी पी रहे हैं। ये बताइए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में चाय एक बड़ा सहारा है, तो कितना आप चाय को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ठंड कितनी मुश्किल बढ़ा रही है सुबह शाम अगर काम पर? वर्किंग में बहुत दिक्कत होने लगी है, क्योंकि साइड का वर्क होता है, वर्किंग बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो चाय सहारा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करा देती, फिर 10 मिनट फिर वैसे स्थिति पहुंच जाते हैं। कल सबसे ठंडा दिन लखनऊ का था इस सीजन का, तो कहा जा रहा है गलन जो है ये और बढ़ेगी सुबह और शाम, तो ऐसे में आपको लगता है कि चाय का बड़ा सहारा? जी, चाय का बहुत सहारा इस टाइम और ये दुकान बड़ी फेमस है यहाँ की, तो इसलिए यही पीते हैं कि हम लोग, मजा भी आती है, लोग भी देख रहे हैं, भीड़ है, बस मजा लेते रहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से भीड़ है और लोग यहाँ आ जा रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ठंड को देखते हुए एक बड़ा सहारा चाय का तो है ही, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अभी आने वाले कुछ समय तक, कुछ दिनों तक ठंड रहेगी। और उत्तर भारत में जिस तरह से ठंड है उसमें अभी गलन है और उसको लोग जो है सुबह शाम घर से निकल रहे हैं अपने काम के लिए, लेकिन फिर भी उसका सामना करना पड़ रहा है, शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अब देखिए, सर्दी की बात कर रहे हैं, जायके की बात कर रहे हैं, तो अदिति से मैं पूछना चाहूंगी तुम्हारी कौन कौन सी फेवरेट डिशेज हैं सर्दी में? सर्दी में गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा
और ऑब्वियसली फ्राइड तो सबको पसंद आता ही है, क्योंकि वो गरम गरम जब आता है तो एक्चुअली में एहसास होता है कि सर्दी है और थोड़ा सा गर्माइश मिल रही है, आराम मिल रहा है। और साथ में अगर एक चाय की प्याली मिल जाए तो आपका दिन बन जाए। 3 तस्वीरें देखिए, सर्दी के मौसम में किस तरह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, वो बयां करती है तस्वीरें। सीजन की सबसे सर्द सुबह आज दर्ज की गई है, क्योंकि पारा जो है वो लुढ़क गया। 2.8 डिग्री पारा रहा और जरूरत है आपको एहतियात बरतने की। जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि घर से बाहर निकलते हैं तो तमाम सावधानियां आपको बरतनी होंगी इस मौसम में। तभी आपने देखा भोपाल का हाल। अब आपको लिए चलते हैं वरुण के पास, जो आपको बता रहे हैं दिल्ली और नोएडा का हाल। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में चाय अगर मिल जाए तो क्या बात है, और लगातार ठंड भी बढ़ रही है। ऐसे में एक चाय की दुकान पर हैं हम लोग इस समय रकाबगंज गुरुद्वारे के पास, और कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे पीछे चाय पीते हुए। ठंड लगातार बढ़ रही है और ऐसे में न्यूनतम तापमान जो है वो लोधी रोड पर आज 2.8 तक पहुंच गया है। तो ऐसी परिस्थिति बता रही है कि अगले कुछ दिनों और दिल्ली वालों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो स्थिति है वो लगातार टेम्परेचर कम हो रहा है। चाय की दुकान पर आप खड़े हुए हैं, चाय भी पी रहे थे, अभी मैं देख रहा था। तो इस ठंड को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ा सा लगता है कि ठंड जल्दी निकले, क्या लगता है? वैसे इस टाइम तो जो मौसम है सर्दी का है और हर आदमी एंजॉय ले रहा है गर्म गर्म चाय का। बाकी जब मौसम आएगा धीरे धीरे करके थोड़ा चेंज होगा तो सर्दी भी अपने टाइम से ही जाएगी। हाँ जी, लेकिन चाय कम से कम राहत दिलाती है। चाय तो काफी दूर दूर से आते हैं लोग पीने के लिए और काफी राहत भी मिलती है और थोड़ी चुस्ती वगैरह भी आती है, थोड़ा आदमी को थोड़ा ठीक ठाक ही रखती है। अच्छा बाबूजी, ये बताओ जरा कि ठंड के मौसम में सेल बढ़ रही है चाय की? थोड़ी बहुत बढ़ रही है। थोड़ी बहुत बढ़ रही है। आज तो बहुत ठंडा दिन है तो लोग ज्यादा आए चाय पीने? आते रहे ज्यादा। आते रहते हैं। तो शायद यही वजह है कि चाय थोड़ा बहुत आपको राहत देती नजर आती है। अच्छा, आज सबसे ठंडा दिन है तो चाय से राहत मिल रही है थोड़ा सा? ये चाय से राहत तो मिली, क्योंकि ठंड है तो चाय मिल जाती है तो शरीर में भी आराम आता है। कि इस प्रकार की ठंड में चाय राहत भी देती है, लेकिन हाँ ये है कि दिल्ली एनसीआर के लोग चाहते हैं कि जो अभी हालात हैं, जो परिस्थिति है, यानी कि ठंड लगातार जो बढ़ रही है वो थोड़ी कमी आए, धूप निकले, मौसम सुहाना हो। लेकिन हाँ, जैसे मौसम है उसका भी लोग आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ तरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। तो देखिए, चाय की चुस्की के साथ लंच टाइम आपको देखते रहना है। और प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज का माघ मेला कल से शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम के तट पर जुटते हैं, लिहाजा प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को लेकर मेला प्रशासन काफी मुस्तैद हो गया है। उसने नो प्लास्टिक की मुहिम शुरू कर दी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 जनवरी से शुरू होने वाले मेले के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। माघ मेला प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। मेले को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ की रिहर्सल हो रही है। इसी के साथ माघ मेला प्रशासन कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। माघ मेला यूपी के बड़े आयोजनों में से एक है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु जुटते रहते हैं। ऐसे में यहाँ प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद होती है, खासकर प्लास्टिक कचरे की। लेकिन अब मेला प्रशासन इस पर अंकुश लगाने की तैयारी कर चुका है। संगम के किनारों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए मेला प्रशासन की तरफ से एक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में उसने पॉलीथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। इसके लिए कोई कार्यक्रम करने के बजाय लोगों को सीधे कपड़े के थैले थमाए जा रहे हैं, ताकि वो अपनी जिस जरूरत के लिए पॉलीथीन पर निर्भर रहते हैं उसकी जगह कपड़े के झोले का इस्तेमाल करें। माघ मेले में ड्यूटी दे रहे एसडीएम मेला प्रशासन ने लोगों के बीच ये झोले बांटे। इनिशिएटिव है कि मेले को फ्री प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। इसमें कहीं भी किसी भी स्ट्रीट वेंडर के द्वारा या किसी तरह के वेंडर के द्वारा या आम जो स्नानार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, वो प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उसकी जगह पे ऐसे इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल करें। ये रेडी टू यूज है और ये प्लास्टिक का उपयोग न करने से काफी स्वस्थ रहेगी। पर्यावरण के लिए भी ये काफी हितैषी कार्य है। वहीं इस मेले में शिरकत करने वाले श्रद्धालु हो या फिर इसमें अपना सहयोग देने वाले दूसरी संस्थाओं के लोग, सभी को ये थैले दिए जा रहे हैं। ये वाला बैग इसलिए मिला गया है ताकि हम लोग यहाँ पॉलीथीन का यूज ना करें और किसी को ना करने दें, और लोगों को जागरूक करें कि वो ये कपड़े के बैग यूज करें, ना कि पॉलीथीन को, क्योंकि पॉलीथीन हम लोग के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए। कपड़े के ये थैले सिर्फ मेला प्रशासन की ओर से ही नहीं बल्कि दूसरी सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। संगम पूरा विसिनिटी है वो प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर हुआ है। सो प्लास्टिक के यूज को प्रोहिबिट करने के लिए और इको फ्रेंडली बैग्स यूज करने के लिए
हम एक कंबाइंड इनिशिएटिव लाए हैं मेला प्राधिकरण के संग, जिसमें हम ये इको फ्रेंडली बैग्स दे रहे हैं यहाँ के वेंडर्स को। वैसे समाधान सिर्फ प्रशासन या सरकारी संस्थाओं के झोले बांटने से नहीं होने वाला, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी संगम के किनारों को प्लास्टिक कचरे से फ्री करना मुमकिन हो सकेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के उत्सव के बाद अब विदेशों में उत्सव के कुछ रंग आपको दिखाते हैं। चिली में इन दिनों एक लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा है। चीन से आए कलाकारों ने यहां रोशनी से सजे गुब्बारों का मेला लगाया है। देखिए चिली के लैंटर्न फेस्टिवल के खूबसूरत रंग। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते विशालकाय डायनासोर और ड्रैगन। ये ड्रैगन जब बालकनी में खड़े लोगों से मिलने पहुंचे तो सभी की निगाहें इन्हीं पर टिक गई। ये दिलचस्प तस्वीरें हैं चिली की राजधानी सैंटियागो में चल रहे चाइनीज लैंटर्न फेस्टिवल की। चीन से आए 41 कलाकार यहां इन दिनों रंग बिरंगे गुब्बारों की खूबसूरती बिखेर रहे हैं। अलग अलग रंगों की रोशनी से सजे ये गुब्बारे जब हवा में लहराए तो पूरे आसमान की रंगत ही बदल गई। कहां ड्रैगन आसमान में उड़ान भर रहा था तो कहीं डायनासोर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हवा से बातें करने में व्यस्त था। बालकनी में खड़े लोगों के पास जब ये डायनासोर पहुंचा तो लोग उसे छूने के लिए बेताब दिखे। आसमान में उड़ते इन लैंटर्न को देखकर रोशनी की लहरों का एहसास हो रहा था। इस फेस्टिवल में हर दिन कुछ नया होता है। यहाँ कला और हुनर का अद्भुत संगम है जो खूबसूरत रंगों से लोगों का दिल जीत लेता है। ये फेस्टिवल चिली के साथ चीन के करीब 52 साल पुराने रिश्ते का प्रतीक है। दूर दूर से लोग यहाँ इस लैंटर्न फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आते हैं। रंगों और रोशनी से सजा ये लैंटर्न फेस्टिवल यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए यादगार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की, जो कि जम्मू पहुंची। यहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन किए। सामने आई इन तस्वीरों में जैकलिन कुछ लोगों के साथ सेल्फी के लिए पोज देती भी नजर आई। इस यात्रा के अनुभव के बारे में जैकलिन ने कहा कि उनका ये सफर बेहद ही शानदार रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैकलिन फर्नांडिस को वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंची हैं और तमाम लोग जो उनके फैंस हैं उनके साथ में नजर आए और सेल्फी की गुहार भी उनसे की, तो उन्होंने बिना हिचके फैंस के साथ सेल्फी भी ली। I just like to say that being here has been one of my best experiences. I keep coming back to feel the energies, and I wish this for everybody. So Jai Mata Di. मध्य प्रदेश के रायसेना में एक कारपेंटर ने एक अनोखा म्यूजियम बनाया है। यहाँ लकड़ियों और पत्थरों को तराश कर बनाई गई चीजों को रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इस कला के लिए गैर जरूरी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस म्यूजियम में 300 से ज्यादा कलाकृतियों को संजोया गया है और इस म्यूजियम को बनाने वाले मुन्ना लाल कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। जो भी इस म्यूजियम को देखने के लिए आता है वो बेकार लकड़ियों और पत्थरों को तराश के बनाई गई आर्ट को देखकर दंग रह जाता है। ये शुरुआत तो उस समय की है और जब मैंने कोई शहर भी नहीं देखे थे, गांव कोई इस तरह के कलेक्शन भी कहीं नहीं देखे थे, तो ये तो गॉड गिफ्ट ही माने आप। ये भगवान ईश्वरी कृपा है मेरे पास। इसका मेरे को पता नहीं था कि इसका क्या होगा आगे चल के। ये तो सब शहरों में आया, मैं शहरों में कलेक्शन किया, कभी किसी मीडिया की नजर पड़ी तो ये धीरे धीरे लोगों की नजरों में आया।
और चलिए अमेरिका का रुख कर लेते हैं। अमेरिका भी इन दिनों भीषण सर्दी की चपेट में है। कई शहरों में पारा माइनस में जा चुका है, जबकि कई शहरों में बर्फ ने ऐसा डेरा डाला कि हर तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर ही आपको दिखाई देगी। तस्वीरें अमेरिका के रेनो इलाके की हैं, जहां हवा के साथ बर्फ के गोले उड़ते हुए आप देख सकते हैं। सड़कों से लेकर घर की छतों तक बर्फ ने कब्जा जमा रखा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों की आसानी के लिए बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। और चलिए अब बात करते हैं उस पहल की जिसकी महाराष्ट्र के अकोला में बड़ी तारीफ हो रही है। यहाँ छात्रों के सामने एक टास्क रखा गया और ये टास्क जरा हटकर है। इसमें उन्हें जिंदगी का पाठ पढ़ाया गया, यानी पढ़ाई के अलावा जिंदगी कैसे चलती है, उनका परिवार क्या करता है, इस पर उनका एक टेस्ट लिया गया। इस परीक्षा का नतीजा क्या निकला, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं बच्चे रोटियां बेल रहे हैं, तो कहीं स्वेटर बुन रहे हैं और तो और इन्हीं नन्हे हाथों से कपड़े भी धोए जा रहे हैं। सभी महाराष्ट्र के अकोला में मां रेणुका किड स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और हमने आज रोटी बनाई और माँ को जो तवे पे चटके लगते हैं वो भी आज सीख लिए और खुद का काम खुद को करना वो भी सीख लिया आज। इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे शामिल हुए, यानी पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे खुद घर में अपना काम करे, यही बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ बच्चे कपड़ों को तह लगाते भी दिखे, तो कुछ दाल से कंकड़ निकालते नजर आए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये बताना भी था कि बच्चों को पता चले कि उनके माता पिता उनके लिए कितना कुछ करते हैं। हमारे स्कूल में ये लगातार कोशिश रहती है कि बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, स्वावलंबी कैसे बनाए, क्योंकि किताबी ज्ञान तो वो ले ही रहे हैं हमेशा से, बाहर से भी लेते हैं, स्कूल से भी लेते हैं, लेकिन खुद की तैयारी कैसे करना है, खुद के खेत की सब्जियां कैसे बेचनी है, अपने माता पिता को उसमें मदद कैसे करने हैं। माँ रोटी पकाती है, लेकिन उसका जो मोल है वो भी हमें समझ में आए, इसलिए वो सब बच्चों ने आज खुद करके देखा, तब उनको समझ में आया कि बाप रे कितना कुछ हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं। जाहिर है कि स्कूल की कोशिश यही है कि तकनीक के जमाने में बच्चे अपने मूल्यों को न भूल जाएं। ऐसे में उन्हें हर चीज में पारंगत बनाया जाए, उनमें हर गुण आए, ताकि जिंदगी की चुनौतियों को पार करने में उन्हें मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्सव के कुछ रंगों की करते हैं। रुक करते हैं बिहार के बोध गया का। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का नजारा इन दिनों मिनी तिब्बत जैसा हो गया है। दरअसल यहाँ देश विदेश के बौद्ध श्रद्धालु जमा हुए हैं। करीब 50 देशों के बौद्ध श्रद्धालु यहाँ बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें तिब्बत की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की हैं, जहां नजारा बेहद अद्भुत दिखाई दे रहा है। बोध गया की सड़कों पर तिब्बती वेशभूषा में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दुनिया भर से बौद्ध धर्म से जुड़े लोग बोध गया पहुंचे, जिनमें तिब्बत, भूटान, ताइवान समेत कई देशों के लोग शामिल हैं। नजारा ऐसा मानो ये बोध गया नहीं बल्कि मिनी तिब्बत है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का बोध गया के मैदान में 3 दिवसीय प्रवचन का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे। पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से बोध गया में व्यापार भी ठप था, लेकिन इस भव्य नजारे और कार्यक्रम ने व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, सारे देशों के लोग यहाँ पर दलाई लामा जी के पूजा में शरीक हो रहे हैं। बोध गया का व्यापार अभी चरम सीमा पर है। पिछले 3 साल से बोध गया का व्यवसाय एकदम ठप बैठा था। व्यवसायियों में भी बहुत उत्साह है। पूरा नजारा अगर देखेंगे
तो हर जगह जितने भी यहाँ पे मोनेस्ट्री हैं, आपके टेम्पल हैं, सब अपना अपना एक बोलते हैं जो अपना ट्रेडिशन है वो अपना शोकेस कर रहे हैं। दलाई लामा के बोध गया पहुंचने से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। दलाई लामा के प्रवचन को सुनने के लिए दुनिया भर के करीब 50 देशों से श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालु धर्मगुरु दलाई लामा के एक दर्शन को बेताब दिखे। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। तो डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी दिन अगर आपके सामने कोई दिक्कत ना आए तो समझ लीजिए कि आप गलत मार्ग पर हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी शुक्रवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।